वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू आर के लर्निंग वर्ल्ड। आर के लर्निंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब कुशल होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो हमारा सीरीज चल रहा है, इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले सीरीज 1 में 10 क्वेश्चन हमने देख लिया। अब हमारा जो है नेक्स्ट 11 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ओके, और यदि आप फर्स्ट सीरीज को नहीं देखे हैं तो कृपया उसे भी देख लें, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कहता है दल बदल कानून लागू होता है। अर्थात किस कानून की बात हो रही है? दल बदल। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि ये दल बदल होता क्या है। दल बदल मतलब एक दल में आप हैं, दल को हम क्या कह सकते हैं? एक गुट कह सकते हैं, एक समूह कह सकते हैं। अब उस समूह को छोड़ के आप दूसरे समूह में जब चले आते हैं तो यह जो है, यह कानून की व्यवस्था कहाँ है और किस पे लागू होती है? ऑप्शन अब आप देखिए, ऑप्शन ए है, आपको कहता है सांसदों एवं विधायकों पर। ऑप्शन नंबर ए सांसदों एवं विधायकों पर कहता है। ऑप्शन नंबर बी आपसे कहता है उपराष्ट्रपति पर। ऑप्शन नंबर सी कहता है आपको राष्ट्रपति पर। और ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग यह कह रहा है कि इन सभी पे दल बदल कानून लागू होता है। तो क्या इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके सही आंसर को जानने से पहले आइए जरा सा पहले देख लेते हैं, क्या राष्ट्रपति को आप किसी दल से बिलोंग्स करते हुए किसी राष्ट्रपति को देखें को किसी विशेष दल का जो है नेता हो? तो ऐसा तो नहीं होता है। जब ऐसा नहीं होगा तो वो दल भी अपना नहीं बदलेगा। उपराष्ट्रपति के साथ भी वही कंडीशन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी और बी हमारा पहले कट गया। अब जब सी और बी कट जाएगा तो हमारा डी भी कट जाएगा, क्योंकि ये तो सभी का बात करता है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या बच गया? एक ही, अर्थात सांसदों एवं विधायकों पर ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो यह भी एक तरीका है एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने का, कि आप यदि नहीं भी जानते हैं तो आप उनको उस ऑप्शन को देखिए जिसके बारे में आप जानते हैं कि यह किसके लिए है। जब वो उसके लिए होगा तो उसको हम पहले कट कर लेंगे, तो लास्ट में हमारा जरूर एक दो बचेगा, तो वहाँ हम सही कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कहता है कि निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? ओके, और हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है बिहार। तो अब हमारे पास इन चारों ऑप्शन में देखना है कि कौन सा जो है राज्य हमारा बीमारू के अंतर्गत आता है। इस चीज़ को जानने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना पड़ेगा कि बीमारू में राज्य जो है इसके नाम से ही हम ढूंढ निकालेंगे। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो इसमें मैं यहाँ पे शॉर्टली आपको बता दूं तो बी आई जो है वो बिहार के लिए आता है, एम ए जो है मध्य प्रदेश, आर जो है राजस्थान और यू जो है आपको ओडिशा और उत्तर प्रदेश दोनों के लिए यूज किया जाता है। इस चीज़ को जानना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी आई से बिहार होगा, तो बिहार हमारा क्या है कि बीमारू के अंतर्गत आता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, बहुत बहुत भी आई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कहता है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ओके, किसका? तो विश्व व्यापार संगठन। और विश्व व्यापार संगठन को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात WTO के नाम से भी इसे हम जानते हैं। तो इनका मुख्यालय पूछ रहा है, हेडक्वार्टर्स जिसको हम कहते हैं। तो इसका जो है हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर्स आइए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है जेनेवा, ऑप्शन बी है पेरिस, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क और ऑप्शन डी है वाशिंगटन। तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इनका हेडक्वार्टर जनेवा है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही है। कहाँ? तो जनेवा। अब यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए कि इनकी स्थापना कब हुई थी, और यह क्वेश्चन हमारा है भी क्वेश्चन नंबर 14 में। तो आइए उस चीज को भी देख लेते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कहता है कि विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1991 में, ऑप्शन बी है 1993 में, ऑप्शन सी है 1995 में और ऑप्शन डी है 1997 में। तो विश्व व्यापार संगठन जो है इसको याद भी रखना है आपको। फुल फॉर्म भी आपसे पूछता है, जैसे कि हो गया WTO हो गया एक, उसके बाद GDP हो गया, ठीक है, ये सब आपको GNP हो गया। तो ये सब फुल फॉर्म भी आपको इकोनॉमिक्स से पूछता है लिखने के लिए। ओके, तो इस चीज़ को भी देखना है, बहुत जल्द आपको जो है फुल फॉर्म का भी वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो चलिए पहले इस चीज़ को देख लेते हैं कि WTO जो है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इनकी स्थापना जो हुई थी हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1995 में। कब? तो 1995 में। यही 1995 आपको चारों ऑप्शन में रहेगा, लेकिन उसके साथ जो है आपको मंथ और डेट भी रहेगा। तब आप क्या करेंगे? तो
तो 1 जनवरी, कितना, तो 1 जनवरी 1995 को, ये याद रखना कंप्लीटली। कब, तो 1 जनवरी 1995 को स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं अब। और क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कहता है भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। ओके, तो ये कह रहा है कि कब पारित हुआ भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम। तो यह कब पारित हुआ था, तो यह जो आपको पारित हुआ था, आपके पास जो है 4 ऑप्शन है। कौन कौन, तो 1991 में कह रहा है, 1993 में, 1995 में, 1997 में। तो यह जो पारित हुआ था आपको मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम, यह पारित हुआ था कब, तो 1993 में। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है कि 1993 में भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम जो है आपको पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कहता है बिहार संपन्न है, अर्थात बिहार जो है संपन्न है या समृद्ध है, ठीक है, किस चीज़ में, पोरस जिसको कहते हैं हम इंग्लिश में, ठीक है। तो ए में कहता है खनिजों में, बी कहता है उद्योगों में, सी कहता है कृषि में, डी कहता है पशुपालन में। तो बिहार में तो खनिज उतना अधिक है ही नहीं, ना के बराबर लगभग है, ये हम पढ़े हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कहता है उद्योग में, हम जानते हैं कि यहाँ उतना अधिक उद्योग नहीं है, कम है, क्योंकि यहाँ संपन्न की बात कर रहा है, मतलब जो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रॉस्परस इकोनॉमी को जो लीड करता हो, तो उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन बच जाता है, सी और डी। और सी कहता है कृषि और डी पर कहता है पशुपालन। अब जब हम कृषि की बात करते हैं, एग्रीकल्चर का, तो उसी में हमारा कहीं ना कहीं एनिमल हस्बेंड्रिंग भी आ जाता है, अर्थात पशुपालन इंक्लूड रहता है। तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा सही, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, और ऑप्शन नंबर डी आपको कन्फ्यूजन के लिए दिया गया है। तो ये जानना है कि कृषि में ही हमारा एनिमल हस्बेंड्रिंग भी इंक्लूड आ जाता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं अब। और क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कहता है वियना कांग्रेस कब हुआ था। ऑप्शन ए है आपको 1815 में, ऑप्शन बी है 1818 में, ऑप्शन सी है 1820 में, और ऑप्शन डी है 1848 में। तो ये वियना कांग्रेस जो था यह कब हुआ था, तो ये वियना कांग्रेस हम जानते हैं 1815 में हुआ था। ओके, मेटरनिक जो है वियना कांग्रेस को बुलाया गया था। ओके, और इसी 1815 में एक चीज़ और याद रखना है, क्या हुआ था, तो वाटरलू का युद्ध, ठीक है। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, ये भी पूछा गया है। वाटरलू का युद्ध 1815 में ही हुआ था, इस चीज़ को भी याद रखना है। और इस युद्ध में किसकी हार हुई थी, तो नेपोलियन की हार हुई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कहता है फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। किसकी संधि पर, तो फ्रैंकफर्ट की संधि पर। तो ऑप्शन ए है 1863 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1864 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1867 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है 1883 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो हुई थी आपको 1867 ईस्वी में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, तो सही है। लेकिन यह चीज़ भी जानना है कि फ्रैंकफर्ट, जनरली आप ये वर्ड जो है बुक में फ्रैंकफर्ट ही पढ़े होंगे और लिखी भी रहती है, चाहे एनसीईआरटी पढ़े हैं या फिर आप एससीईआरटी पढ़े। यह एक्चुअल में जो होता है फ्रैंकफर्ट के नाम से जानते हैं, और फ्रैंकफर्ट जो है जर्मनी का एक वित्तीय राजधानी है। इस चीज़ को भी याद रखना है। जिस तरह की भारत की वित्तीय राजधानी की जब हम बात करें तो मुंबई हो जाता है, उसी प्रकार जर्मनी की यह क्या है कि वित्तीय राजधानी भी इसे कहते हैं हम। ओके, तो यह भी जान के रखना है हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कहता है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, अर्थात प्लेस का नाम हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है फ्रांस, और ऑप्शन डी है पोलैंड। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो हुआ था जर्मनी में। और कब हुआ था यह भी आपसे पूछ ले, तो 1818 ईस्वी में हुआ था, यह भी याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, जो कि कार्ल मार्क्स से ही संबंधित है। ओके, 20 हमारा कहता है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए है
1848 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1864 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1867 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1883 ईस्वी में। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि दास कैपिटल क्या था। तो दास कैपिटल एक पुस्तक थी और इसका जो लेखक हैं वह कौन है, तो वो कार्ल मार्क्स साहब ही इनके लेखक भी हैं। किसका, तो दास कैपिटल का। यह चीज़ भी जान लिए। और दास कैपिटल से एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि दास कैपिटल को क्या कहा जाता है, या आपसे कह देगा कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। तो समाजवादियों का जो बाइबिल कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, तो वो दास कैपिटल को ही कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना, यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। ओके, तो यहाँ पे जो कह रहा है प्रकाशन कब हुआ था दास कैपिटल का, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1867 ईस्वी में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। इनका प्रकाशन दास कैपिटल का 1867 में हुआ था। क्लियर है। यदि आपको इस तरह से पढ़ाई करने में अच्छा लगता है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर अवश्य कर दें। चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 21 को। एंड क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कहता है फूट डालो और राज्य करो की नीति किसने अपनाई। ऑप्शन ए है अंग्रेजों ने, ऑप्शन बी है पारसियों ने, ऑप्शन डी है मुसलमानों ने, ऑप्शन डी है पंजाबियों ने। तो यहाँ पे आपको फूट डालो और राज्य करो। ओके, तो ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो थी इसको किसने अडॉप्ट किया था, तो ये जो पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी वो अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और इस ऐसा नहीं कि इजी क्वेश्चन को नहीं देखना है, कई बार हम उस क्वेश्चन को ही गलती कर बैठते हैं जो कई बार हम देख चुके हैं। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट दें आप। ओके, उसको एक महत्व दें और उसको अच्छी तरह से आप रिवीजन करें। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का जो अडॉप्ट किया था वो कौन थे, तो अंग्रेज थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कहता है मनुष्य के आर्थिक जीवन में, किस जीवन में, तो आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन ए है जमीन, ऑप्शन बी है मुद्रा, ऑप्शन सी है खेतों का कागजात, ऑप्शन डी है मलगुजारी की रसीद। तो मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, तो यह क्वेश्चन आपका अर्थव्यवस्था से है। जब आप अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं तो वहाँ आर्थिक क्रियाएं के बारे में भी जानते हैं। और आर्थिक क्रियाएं क्या कहता है कि मनुष्य डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी काम जो करता है वो किस चीज़ के लिए करता है, आय के लिए करता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा सही, तो मनुष्य के जीवन में जो है सबसे आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज़ है तो वो है मुद्रा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। जब हमारे पास मुद्रा होगा तो हम ज़मीन भी खरीद लेंगे, जब ज़मीन खरीद लेंगे तो उनके कागजात भी हमारे पास होगा और मलगुजारी रसीद भी होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, तो मुद्रा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कहता है कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन है। कौन सा बैंक, तो केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक जिसको हम कहते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारे पास पंजाब नेशनल बैंक, जिसको शॉर्ट में हम पीएनबी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, तो पीएनबी कहते हैं। दूसरा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तीसरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और चौथा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वह एकलौता बैंक है, एक ही बैंक है, वह है हमारा कौन, आरबीआई, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। आरबीआई जो है एक तरह का केंद्रीय बैंक है, एक ही केंद्रीय बैंक है। आपसे हो सकता है यह भी क्वेश्चन कर ले कि भारत सरकार के पास कितने केंद्रीय बैंक है, तब ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कि एक केंद्रीय बैंक है। अब यहीं आपसे इसकी स्थापना भी आपसे पूछ ले कि आपको आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तब आप क्या करेंगे, तो इनकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपको 1 अप्रैल, कब, तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, 1935 को। ओके, 1 अप्रैल 1935 को, 1935 याद रखना है, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कहता है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ या कब किया गया। ओके, किस बैंकों का, तो व्यावसायिक बैंकों का क्या, तो राष्ट्रीयकरण जो है आपको कब किया गया। ऑप्शन ए है 1965 में, ऑप्शन बी है 1969 में, ऑप्शन सी है 1975 में और ऑप्शन डी है 1980 में।
तो व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था यह आपको 1969 में हुआ था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी तो हमारा सही है। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन और आपको पूछा जा सकता है कि 1969 में कुल कितने व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तब हमारा आंसर हो जाएगा 14। कितने? तो 14 जो है आपको कॉमर्शियल बैंकों का एक साथ जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब? तो 1969 में। इस चीज़ को भी याद रखना है और काफ़ी VI है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कहता है विश्वव्यापी, अर्थात विश्वव्यापी मतलब जो कि आपको पूरा पैंडेमिक रूप से हो, पूरे वर्ल्ड में फैल जाए जो चीज़, उसको विश्वव्यापी कहते हैं। जैसे कोरोना का काल है तो यह भी विश्वव्यापी आपको है स्थिति अभी। तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? ओके, ये विश्वव्यापी आर्थिक संकट मतलब पूरा विश्व जो है आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। अभी का हालात भी कुछ उस तरह का है, 100% नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो है आपको 35% 30% जो है आर्थिक संकट से आज हर एक देश जूझ रहा है कोरोना को लेकर के। तो हमारा ऑप्शन ए है 1914 में, ऑप्शन बी है 1922 में, ऑप्शन डी है 1929 में, और सॉरी ऑप्शन सी है 1929 में, ऑप्शन डी है 1927 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1929 में। लेकिन कभी कभी आपको ऑप्शन 1929 की जगह इस तरह से भी लिखा हुआ रहता है 1929-30। तो यह वो सेशन होता है। ओके, 29 से 30 का जो काल था वो आपको विश्वव्यापी आर्थिक संकट का काल माना गया था। तो यह चीज़ को भी आपको अच्छे से याद रखना है। 1929 तो याद रखना ही है, लेकिन यदि आपको 1929-30 दे दे तो वह भी हमारा सही हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। एंड आज 25 तक ही आप रहने दें, नेक्स्ट सीरीज में फिर मिलते हैं। सीरीज नंबर 3 में 26 से आगे जो क्वेश्चन होगा उस सीरीज में हम लोग मिलते हैं। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और दूसरे के पास शेयर भी करें। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके।